Senate has unanimously passed a resolution rejecting India's attempt to link Pakistan to the deadly April 22nd attack in Pahalgam, Indian occupied Kashmir, which left at least 26 dead and 17 injured. The resolution, moved by Deputy Prime Minister Safdar, condemned India's frivolous and baseless accusations and reaffirmed Pakistan's capability to defend its sovereignty against aggression, including water terrorism. It strongly criticized India's Malafide campaign to malign Pakistan and condemned the suspension of the Indus Waters Treaty, calling it a violation tantamount to an act of war. The resolution also highlighted India's actions of shutting borders, downgrading diplomatic ties, and promoting unsubstantiated claims of cross border terrorism. The Senate emphasized Pakistan's commitment to peace but warned of a firm, swift, and decisive response to any provocation. एक यूनानिमस रेजोल्यूशन जो है वो तैयार किया गया है। हम तमाम पूरे हाउस की तरफ से मैं पेश करूंगा, लेकिन मैं थोड़ी सी तफसील अर्ज़ कर दूं कि ये 22 अप्रैल को पहलगाम में एक वाक़या हुआ। वज़ीर आज़म ऑफिशियल विज़िट पे अगर पहुँचे ही थे अनकरा, मैं भी उनके साथ था, तो हमने फिर ऑब्वियसली एक्टिव कांटेक्ट रखा वज़ारत ख़ारजा से, और सारी दुनिया ऑब्वियसली फोकस उधर था, और हमने भी अकॉर्डिंगली सुबह अगले मॉर्निंग को रात 3 बजे हमने फ़ाइनल किया, और सुबह फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से हमने फिर एक स्टेटमेंट जारी की। और हाउस की इंफॉर्मेशन के लिए मैं पढ़ देता हूँ और मैं रिकॉर्ड पे भी रख देता हूँ। We are concerned at the loss of tourist lives in an attack in Anantnag district of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. We extend our condolences to the near ones of the deceased and wish the injured a speedy recovery. ये वो डॉक्यूमेंट थी जो अब पब्लिक में है और मोफा के वेबसाइट पे भी है। फिर हम इंतज़ार कर रहे थे कि हाउ थिंग्स विल मूव। अगले दिन हम वापस पहुंच गए, तो शाम उनकी मीटिंग पहले क्वार्टरली थी, 11 बजे सुबह मोदी साहब उधर से वापस आ गए सऊदी अरेबिया के ट्रिप से, और एज़ एक्सपेक्टेड टू आवर ग्रेट सरप्राइज़ वो उन्होंने मीटिंग तो लेट की, कोई अराउंड 6 o'clock इन द इवनिंग, और जब मीटिंग ख़त्म हुई तो उनकी तरफ से एज़ यूजुअल बड़े अजीब किस्म के, डायरेक्टली पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर यानी वाक़या उधर हुआ, कोई किसी किस्म की भी उसमें कोई शवाहिद या कोई चीज़ नहीं है, कोई वजह नहीं है कि उसको लिंक किया जाता, लेकिन एक्शंस लेने का मतलब है कि आप हमें ब्लेम कर रहे हैं। तो इन्होंने जो हुकूमत की तरफ से एक्शन लिए उसी रात को, तो हमने फिर अगले दिन ही सुबह मीटिंग का कॉल की, इसकी अपनी हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, और उसमें अस्करी और सिविल क़यादत सब मौजूद थी। तो उसमें फिर हमने जो तफसील से मैं जाए बगैर ऑब्वियसली जो फ़ैसले किए वो मैं समझता हूँ कि हमारे अपना इस ऑनरेबल हाउस के नोटिस में होने चाहिए। जो पहला इन्होंने हमारे ऊपर वो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से उसको इन अबेंस रखा, तो आज भी हमारी जो गुफ्तगू हो रही थी और ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी उसको भी टोटली रिजेक्टेड, क्योंकि ये ट्रीटी है और ट्रीटी में लिखा हुआ है कि अगर इसको ख़त्म करना है तो कंसेंसस से होगी, अगर इसको अमेंड करना है तो कंसेंसस से होगी, अगर कोई आपस में कोई डिस्प्यूट है तो उसकी आर्बिट्रेशन। वर्ल्ड बैंक इसमें इन्वॉल्व है शुरू से, तो ये कोई 2-3 साल से इंडिया की तरफ से इस इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से यानी ख़त ख़ताबत हो रही है। वो एक सेपरेट चैप्टर है, अगली भी शायद मई की 8 तारीख है कोई जो रिस्पांस जानी है। तो ये इन्होंने इस मौके को पहला जो वार किया हमारे ऊपर, तो वो इस इंडस वाटर ट्रीटी को डिक्लेयर किया, इसको इन अबेंस कर रहे हैं। Meanwhile, the United Nations has urged Pakistan and India to exercise maximum restraint following the deadly attack in Indian occupied Kashmir. UN Secretary General Antonio Guterres, through his spokesperson Stefan Dujarric, expressed deep concern and emphasized the need for both nations to avoid further escalation. While he has had no direct contact with either side, he reiterated that issues should be resolved peacefully. We were very clear in our condemnation of the terror attack that occurred in Jammu and Kashmir on the 22nd, 2 days ago, which killed a large number of civilians. But
we very much appeal to both the governments of Pakistan and the government of India to exercise maximum restraint. Since Chief Minister Murad Ali Shah has questioned the need for continued protests after the federal government announced it would halt the controversial canals project until consensus is reached in the Council of Common Interest. The CM urged protesters to end demonstrations and unblock roads, stating that while peaceful protests are acceptable, public disruptions should not be allowed. Despite the federal government's announcement, opposition parties and members of the legal community have vowed to continue protests until the project is officially annulled through a formal notification. डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हुई इसके ख़िलाफ़ और मैंने उस पर भी कहा कि जी डेमोन्स्ट्रेशन हो रही हैं, सिर्फ एक रिक्वेस्ट थी कि आप लोगों को तकलीफ़ में ना डालें, बाकी पुरअमन एहतजाज हर एक का आईनी कानूनी हक है और वो करे। अब पुरअमन एहतजाज भी इसलिए कि मेरे ख्याल में, और मैं बताता हूँ कैसे, कि ये मामला अब, कल तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको कंपेयर भी किया ना कि कालाबाग डैम जो था हम उस पे ख़त्म हो गए, वो उनका ख्याल है कि वो माशी तौर पे बेहतर है पाकिस्तान की, मेरा ये ख्याल नहीं है, लेकिन उनका ख्याल है किसी के ख्याल पे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि फेडरेशन से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो उन्होंने बता दी जैसे कालाबाग डैम सब एडमिट कर चुके हैं कि नहीं बनेगा, उन्होंने कंपेयर कर ली ये बात। खैर, Russia launched a massive overnight missile and drone attack on Kyiv, killing at least 12 people and injuring 90, the deadliest assault on the Ukrainian capital this year. Fires broke out and buildings were destroyed, with the rescue operations underway across 13 sites. Kyiv officials said mobile phones were still ringing beneath the rubble hours after the strike. The attack drew rare criticism from Donald Trump, who posted on Truth Social, "Vladimir, stop. 5,000 soldiers a week are dying. Let's get the peace deal done," calling the strike not necessary and very bad timing. Trump is pushing for a rapid peace deal. The Russian Defense Ministry said the strikes targeted Ukraine's military-industrial complex using air, land, and sea-based weapons. Ukraine reported 145 drones and 70 missiles were launched, including 11 ballistic missiles, and said 112 targets were shot down. A Ukrainian source told Reuters that a North Korean KN-23A ballistic missile hit a residential building. Meanwhile, the investigative committee on Friday said that an explosive device ripped through a parked car near Moscow and killed a senior Russian general, adding it had launched a murder probe. Authorities named General Lieutenant Yaroslav Moskalik, deputy head of the main operational directorate of the military's general staff, as the victim. Iran has denounced Israel's continued bombardment of Gaza's refugee camps, calling it a concrete example of a war crime and a crime against humanity. Iran's Foreign Ministry spokesperson Ismail Baghai slammed the United Nations Security Council for its inaction and labeled the United States and certain European countries as accomplices due to their armed support for Israel. He warned that Israel's unchecked aggression spanning Gaza, the West Bank, Lebanon, and Syria threatens the entire region's security. Tehran called for serious measures to stop what it described as apartheid expansionism. Meanwhile, Spain has scrapped a $7.5 million deal to purchase ammunition from Israeli weapons manufacturer IMI Systems. The cancellation comes after intense pressure from the far-left coalition partner Sumar, which threatened to withdraw from the governing alliance. Prime Minister Pedro Sanchez personally intervened to halt the purchase after negotiation attempts failed. According to government sources, the decision was made jointly by the Prime Minister, Deputy Prime Minister, and the relevant ministries. As the blockade tightens, the UN's World Food Programme says it has now completely run out of food in Gaza. Its last food stocks have been delivered to hot meal kitchens, which will also run dry within days. The humanitarian situation is worsening rapidly. Gaza's government media office reports that famine is now a grim reality, with over 50 deaths, most of them children, already linked to hunger and malnutrition. Over a million children are said to be at risk as key sectors in Gaza collapse under the weight of the ongoing siege and the lack of international intervention. The office warns of an escalating catastrophe unless the blockade is lifted and aid is allowed in.